ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ा था। तो अब हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं कहाँ पे, तो न्यूरॉन की जो एंड होते हैं जिनको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं साइनेप्स। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे साइनेप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ साइनेप्स। और फिर से मैं वापस एक और बताऊंगी आपको टाइप्स ऑफ साइनेप्स। तो यहाँ पे साइनेप्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं। डायग्राम जरा देखें एंड फिर दिमाग लगाएं। एक ये न्यूरॉन है और ये एक और न्यूरॉन है। इन न्यूरॉन में डिफरेंस बताइए, क्या दिखाई दे रहा है आपको। ये फिर अगला न्यूरॉन है एंड फिर ये एक और अगला न्यूरॉन है। तो क्या समझ आया कि 2 न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उस गैप को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो यहाँ पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो आपको बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत बड़ा है। कभी आप लोगों ने ये टीवी वीडियो में देखा होगा ना कि जब भी आप 2 इलेक्ट्रिक वायर को, पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को एक दूसरे से दूर रखो तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, पर उन दोनों को पास ले आओ, पास लेके आओ, पास लेके आओ, तो यहाँ पे स्पार्किंग हो सकती है ना। अगर 2 पॉजिटिव एक दूसरे या 2 नेगेटिव को जोड़ा जाए तो मतलब क्या होता है, इनके बीच में स्पार्किंग होगी। पर देखो दोनों के बीच में आपको डिफरेंट गैप दिखाई दे रहा है स्टिल, बट हवा से होते हुए ये जो चार्ज है वो आगे नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो जब भी 2 वायर को बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज लाया जाए, टच नहीं करना है, एक दूसरे के क्लोज लाया जाए तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, पर दूर होने पर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है ना। तो एग्जैक्टली मैं वही कहना चाहती हूँ कि इस न्यूरॉन से जो इलेक्ट्रिसिटी है, जब 2 न्यूरॉन एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास में होते हैं तो इनमें से आराम से इलेक्ट्रिसिटी जो जंप कर जाएगी, बट अगर दूर होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जंप नहीं कर पाएगी। तो क्योंकि यहाँ पे साइनेप्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी खुद डायरेक्टली जंप कर रहा है, दैट्स वाई इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक साइनेप्स, जो आपकी बॉडी में बहुत कम है, वेरी फ्यू। तो इनको बोला जाएगा क्या, दीज आर इलेक्ट्रिक साइनेप्स बोला जाएगा। बट यहाँ पे सिंस ये दूर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आगे जा नहीं सकती है डायरेक्टली, तो उस मजबूरी में फिर न्यूरॉन को क्या करना पड़ता है, इसको सहारा लेना पड़ता है न्यूरो ट्रांसमीटर का। तो यहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल्स आपने पढ़े होंगे, तो यहाँ से रिलीज होता है क्या, न्यूरो ट्रांसमीटर, जो आगे वाली नेक्स्ट मेम्ब्रेन को जाके सिग्नल देगा, है ना। तो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होंगे, फिर वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड होंगे एंड बाइंड होने के बाद में क्या करेगा, इनको सिग्नल मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे सिंस किसका हेल्प, मदद ली जा रही है, न्यूरो ट्रांसमीटर की मदद ली जा रही है। और न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है, केमिकल है, सो दैट्स वाई इनको क्या बोला जाएगा, केमिकल साइनेप्स। तो ये वाला क्या हो जाएगा, दिस इज केमिकल साइनेप्स। अब मुझे बताइए इन दोनों में से आपको क्या लगता है कि फास्ट कौन काम करेगा। कॉमन सेंस की बात है कि इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली जंप कर रही है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक साइनेप्स क्या होते हैं, एक तो हम बोलेंगे वेरी फ्यू इन बॉडी, और ये क्या होते हैं, मैक्सिमम नंबर आपको इसी का मिलेगा बॉडी के अंदर, केमिकल साइनेप्स का। और कंपेरेटिवली ये कैसे होते हैं, फास्ट वर्क करते हैं। और ये क्या होते हैं, अब स्लो का मतलब ये नहीं कि सेकेंड मतलब स्लो का मतलब मिनट आर नहीं है। अगर इसको काम करने में अगर मान लीजिए 0.01 सेकेंड का टाइम लग रहा है तो इसको लगेगा 0.1 सेकेंड, मतलब काम तो दोनों मिली सेकेंड में ही कर रहे हैं, है ना। तो ये भी अपने आप में फास्ट होता है, पर ये अपने आप में फास्ट में बहुत ज़्यादा फास्ट होता है ना। अच्छा, अब दोनों में और क्या डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर की कोई नीड नहीं है तो वहाँ पे कोई सिनेप्टिक वेसिकल्स नहीं होंगे। तो एक बार अगर न्यूरॉन एक्साइट हो गई तो वो नेक्स्ट वाले न्यूरॉन को एक्साइट करेगा ही करेगा। बट यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर हम 2 तरह के पढ़ते हैं, स्टिमुलेटरी और इनिबिटरी। अब अगर मान लो न्यूरो इनिबिटरी रिलीज हो रहा है तो वो तो आगे वाले न्यूरॉन को और क्या कर देगा, रोक देगा, बंद कर देगा, स्टॉप कर देगा, इनिबिट कर देगा। और अकॉर्डिंग टू रिलीज अगर करवाना है तो वो तो स्टिमुलेट कर देगा। तो यहाँ पे इसका मॉड्यूलेशन पॉसिबल हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ न्यूरॉन, या तो वो स्टिमुलेटरी होगा या फिर इनिबिटरी होगा, बट इस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे अगेन फिर हम लिखेंगे कि मॉड्यूलेशन नॉट पॉसिबल, मॉड्यूलेशन नॉट पॉसिबल। बट यहाँ पे मॉड्यूलेशन पॉसिबल हो सकता है। पॉसिबल भी किसके बेसिस पे, टाइप ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर के बेसिस पे, कि न्यूरो ट्रांसमीटर या तो स्टिमुलेटरी होगा या फिर कैसा होगा, इनिबिटरी होगा, है ना। स्टिमुलेटरी या फिर कैसा होगा, इनिबिटरी होगा। बात आ गई सब में। तो ये हमारे
टॉपिक कंप्लीट हो गया किसके बेसिस पे, साइनेप्स। एक और साइनेप्स हम लोग पढ़ते हैं कि अभी मैंने बोला था कि जो न्यूरॉन है वो आगे जाके सिग्नल किसको दे रहा है, वो आगे जाके हो सकता है कि सिग्नल नेक्स्ट न्यूरॉन को दे रहा है। तो इसके हो सकते हैं कि ये डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स होंगे सपोज कीजिए, और ये सपोज कीजिए नेक्स्ट न्यूरॉन का एक्सॉन हो गया इस तरह से। तो एक न्यूरॉन हो सकता है कि अगले न्यूरॉन को साइनेप्स सिग्नल देगा, या फिर हो सकता है कि ये आपकी जो मसल्स होती है, फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल्स भी हो सकती है और स्मूथ मसल्स भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टमक है, इंटेस्टाइन है, तो वहाँ मसल्स कौन सी होगी, है ना। तो वहाँ पे खाना खाने के बाद आगे मूव करता है, तो उसमें होता है क्या है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पैरास्टेटिक मूवमेंट होते हैं। तो वो पैरास्टेटिक मूवमेंट होते भी किसकी वजह से, स्मूथ मसल्स की वजह से, है ना। जैसे मान लो आपकी टीयर ग्लैंड है, तो उस ग्लैंड के अंदर मसल्स होगी, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो टीयर बाहर आएगा, है ना। ये अलग बात है कि वो मसल जो है आपकी इमोशन से रेगुलेटेड है, बट इमोशन से फाइनली सिग्नल तो नर्व ही लेके आएगी ना। तो ये न्यूरॉन आगे साइनेप्स बना सकता है या तो मसल्स के साथ, या फिर न्यूरॉन जो है वो आगे साइनेप्स बना सकता है किसी ग्लैंड के साथ। तो इसके बेसिस पे फर्दर न्यूरॉन साइनेप्स जो है वो 3 तरह के हो गए। इसको बोला जाएगा न्यूरल साइनेप्स, न्यूरल साइनेप्स। इसको बोला जाएगा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, या जिसको लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हम लोग बोलते हैं मोटर एंड प्लेट बोलते हैं। और इसको बोला जाएगा न्यूरो ग्लैंडुलर साइनेप्स, न्यूरो ग्लैंडुलर साइनेप्स। बताइए यहाँ पे किसी को परेशानी है? नहीं। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। आपने कभी हाइपोथैलेमस के अंदर ऑक्सीटोसिन और एडीएच के बारे में सुना था? यदि वो न्यूरो हार्मोन्स थे, बट अब मैं जब इस चैप्टर में पढ़ा रही हूँ तो ये तो न्यूरोट्रांसमीटर हो गया। तो क्या फ़र्क होता है न्यूरोट्रांसमीटर में और न्यूरो हार्मोन्स के अंदर? बेटा ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस से जितने भी जो हार्मोन रिलीज हो रहे थे ना, हार्मोन जो जिनका रोल केमिकल है या जो अदर पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेशन में कहीं पे उसका रोल है, तो उनको बोलते हैं न्यूरो हार्मोन्स। एंड न्यूरो हार्मोन्स सिक्रेट करना सिर्फ हाइपोथैलेमस की प्रॉपर्टी है। इसको छोड़ दो तो बाकी ब्रेन के अंदर सभी न्यूरॉन क्या रिलीज करते हैं, ओनली न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। हाइपोथैलेमस दोनों रिलीज करता है, ट्रांसमीटर भी और हार्मोन्स भी। तो वो न्यूरो सिक्रेटरी भी है और न्यूरो ट्रांसमीटर भी रिलीज करता है, न्यूरो हार्मोन एज वेल एज न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, सिर्फ ये काम हाइपोथैलेमस का है। बाकी न्यूरॉन जो है वो सिर्फ क्या रिलीज करेंगे, न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करेंगे। तो हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर 2 टाइप के हो जाते हैं। एक अगर मान लीजिए मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को अगर स्टिमुलेट करे, है ना, तो जैसे न्यूरो इनको बोला जाएगा स्टिमुलेटरी। और आगे जाके मैं बोलूँगी कि न्यूरो स्टिमुलेटरी का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, करता क्या है ये। तो अभी सिर्फ लिख के छोड़ देना कि ये न्यूरॉन के अंदर एक्चुअल में सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को ओपन करता है। अब उससे क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, और उसकी वजह से डीपोलराइजेशन होता है। अब कैसे होता है वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूरॉन का जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब समझाऊंगी। इधर आ जाओ। एक होते हैं न्यूरो इनिबिटरी, न्यूरो इनिबिटरी होते हैं। तो ये आगे जाके जो है यहाँ पे क्लोराइड के वोल्टेज गेटेड चैनल को ओपन करेंगे। ऐसे चैनल जिनके ऊपर गेट लगा है, बट इस गेट को कौन ओपन करेगा, वोल्टेज का डिफरेंस, वोल्टेज का चेंज ओपन करेगा। सो दैट्स वाई इनको बोला क्या जाता है, वोल्टेज गेटेड चैनल। तो जो सोडियम को अब अलाउ करे तो उसको बोला जाएगा सोडियम, और क्लोराइड को अलाउ करे तो उसको बोला जाएगा क्लोराइड। आगे जाके एक और हम पढ़ेंगे पोटेशियम का भी, है ना, वो अभी नहीं है। और ये जाके आगे मेम्ब्रेन को यहाँ पे हाइपर पोलराइज्ड कर देता है। उससे क्या होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। तो न्यूरो स्टिमुलेटरी के कोई एग्जाम्पल आप जानते हैं? सबसे पहला न्यूरो ट्रांसमीटर जो डिस्कवर्ड हुआ था दैट वाज एसिटाइल कोलिन। और एसिटाइल कोलिन मेजरली यहाँ पे काम करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर। दैट्स वाई लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में भी वहाँ पे हार्मोन न्यूरो ट्रांसमीटर जो लिखा था दैट वाज एसिटाइल कोलिन, है ना। तो सबसे पहला फर्स्ट डिस्कवर्ड
न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा था, एसिटाइलकोलिन। और ये बेसिकली कहाँ पे काम करता है, न्यूरो है मस्कुलर जंक्शन पे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे ये काम करता है। इसके अलावा कोई आप जानते हैं, दैट इज सेरोटोनिन एंड एक आता है हिपेरिन। एक मिनट, ये तो हमने बॉडी फ्लूइड में मास्ट सेल का फंक्शन पढ़ा था कि जब बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है, स्वेलिंग जब होती है तो वो जो पार्ट लाल हो जाता है, तो वहाँ पे वैसो डायलेशन काम करता कौन है, हिस्टामिन। पर उसका रिवर्स वैसो कंस्ट्रिक्शन कौन करता था, सेरोटोनिन। पर वो तो काम बेटा मास्ट सेल का था। बाकी अगर ये न्यूरॉन से रिलीज हो रहे हैं तो बेटा ये क्या बन जाते हैं, फिर न्यूरोट्रांसमीटर बन जाते हैं। तो फिर इनका काम फिर अलग हो जाता है, तो वो क्या हो जाएंगे, फिर न्यूरोस्टिमुलेटरी हो जाएंगे, है ना। चलो इधर देखो, हिपेरिन हो गया। अच्छा, इसके अलावा आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ाया था, उसमें हमने बहुत सारे अमाइनो एसिड पढ़ाए थे। शुरू करते, पहला अमाइनो एसिड कौन सा था जो सबसे सिंपल था, ग्लाइसिन। पर ग्लाइसिन तो हमने क्या पढ़ा था, इनिबिटरी होता है, और ब्रेन के अंदर सबसे ज़्यादा रिलीज होने वाला एज ए इनिबिटरी हार्मोन पता है कौन है, ग्लाइसिन। जो सबसे पहला डिस्कवर्ड हुआ था और जिसके बारे में आप जानते हो ना, वो न्यूरोट्रांसमीटर तो सबसे कम यूज़ होता है। क्योंकि कॉमन सेंस यूज़ कीजिए बेटा, न्यूरॉन के बीच में साइनेप्स ज़्यादा होते हैं कि न्यूरॉन और मसल्स के बीच में, न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच में। बेटा ब्रेन के अंदर सोचिए आप 10⁻11 न्यूरॉन से, तो न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच में साइनेप्स ज़्यादा होते हैं बेटा। ये वाले साइनेप्स सबसे आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे, ये तो बहुत कम होते हैं। तो कॉमन सेंस की बात है कि आप जिसके बारे में जानते हो वो तो सिर्फ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, और वो भी बहुत कम यूज़ होने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है ना। बाकी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है यहाँ पे कौन, आपने एक एसिटिक अमाइनो एसिड पढ़ा था, कौन सा, ग्लूटामिक एसिड, है ना, जिसको ग्लूटामेट बोल दो, एक ही बात है। तो ये भी क्या था, अमाइनो एसिड था। तो ग्लाइसिन इनिबिटरी होता है, बट ये वाला क्या होता है, स्टिमुलेटरी होता है। याद है मैंने अमाइनो एसिड में एक नॉन प्रोटीनिशियस अमाइनो एसिड पढ़ा था, सिट्रुलिन ऑर्निथिन, वो तो यूरिया बनाने में यूज़ होता है। बट एक और मैंने पढ़ा था गाबा, है ना, एंड गाबा क्या होता है, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, वो तो क्या हो जाएगा, न्यूरो इनिबिटरी हो जाएगा। अब याद कीजिए केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर, जिसमें हम पढ़ते हैं कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करने के लिए रिलीज करता था डोपामीन, एंड डोपामीन पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर प्रोलेक्टिन के सिक्रीशन को रोकता था ना, तो मतलब वो क्या था, इनिबिटरी था। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डोपामीन, बट फिर से देखो मैंने डोपामीन यहाँ लिख दिया है। तो डोपामीन का ड्यूल रोल है ना। अगर ये हम बात करें कि यहाँ पे अगर प्रोलेक्टिन को रोक रहा है, किसको रोक रहा है, तो इसका रोल कैसा होगा, इनिबिटरी हो जाएगा। बाकी अदरवाइज हम जाके पढ़ेंगे कि हमारा ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम इमोशनल ब्रेन, या जिसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, डोपानर्जिक न्यूरॉन, कोलिनर्जिक जो एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ करे, डोपामिन को रिलीज़ करने वाले न्यूरॉन डोपानर्जिक न्यूरॉन, है ना। तो ये हम पढ़ेंगे कहाँ पे, इन लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम के आगे लिख देना इमोशनल ब्रेन। और बाय द वे लिम्बिक सिस्टम के अंदर इन्हीं डोपानर्जिक न्यूरॉन के डिग्रेड होने की वजह से बुढ़ापे के अंदर एक तो होता है शेकी मूवमेंट और एक होता है एल्जाइमर, मेमोरी लॉस, पढ़ेंगे हम लोग, है ना, जिसको हम पार्किंसन डिजीज़ और मेमोरी लॉस को बोलते हैं एल्जाइमर डिजीज़। यहाँ तक कोई परेशानी है, और कोई बचा है क्या इसमें, नहीं, बस हो गया। और एक सेरोटोनिन को याद रखना, इसको हम बोलते हैं हैप्पी हार्मोन, इसको क्या बोला जाएगा, हैप्पी हार्मोन। हाँ, जब आपका मूड अच्छा रखने में हेल्प करता है इसका, सेरोटोनिन का। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल, मैं आपको शेयर कर दूँ, बहुत काम की चीज़ है। एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और होता भी है बेटा, जब हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस जब होती है तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ापन हो जाता है ना, तो उस टाइम भूख लगी, इसका मतलब क्या है, एनर्जी लॉस। जब भूख लगती है तो कोई छेड़ के देखे तो सही, बस विष ग्रंथियाँ होती तो, है ना। तो कुल मिला के देखो, जब आप खाना, भूख लगी होती है उस टाइम आपके बॉडी का एनर्जी लेवल कम होता है, एंड जब एनर्जी लेवल कम होता है तो हमें खराब लगता है। तो खराब लगने का, या मेरे अनुमान से
एनर्जी का बेटा आपकी मूड के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर आपको कभी अभी ख़राब अगर ऐसा लगता है तो हो सकता है बॉडी में मेन रीज़न इसका जो है वीकनेस हो सकती है। जैसे एग्जांपल, मम्मी जो है वो जनरली चिड़ी चिड़ी रहती है। नहीं, रीज़न क्या होता है कि हमने उसको घर में एक मेड बना दिया है। पापा ने अपना काम उसके ऊपर, हम लोगों ने अपना काम उसके ऊपर, घर की पूरी जिम्मेदारी एक पर्सन के ऊपर। नहीं, कभी वो जीवन जी के देखना, आपको फिर पता चलेगा कि वो तो कम चिड़चिड़ी है बेटा। तुम लोग होते तो मतलब है। तो एक काम करें, एक्चुअली पता है होता है क्या प्रॉब्लम, उनका वर्कलोड इतना ज़्यादा हो गया और सिंस इन सारे प्रोसेस के दौरान वो अपना केयर तो करती नहीं है। अब मैरिज हो जाती है, उसके बाद 1 साल 2 साल है फैमिली के केयर करने के चक्कर में वो खुद अपना केयर भूल जाती है। धीरे धीरे उसकी बॉडी के अंदर जो है वीकनेस जो है प्रोग्रेस करने लगती है ना। शुरू के 4-5 साल में तो समझ नहीं आएगा, 10 साल में, फिर उसके बाद में जैसे ही एज बढ़ने लगती है तो उसके बाद में वो वीकनेस अपना इम्पैक्ट लेके आती है। अब आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्या है कि वीकनेस हो गई मम्मी में बहुत ज़्यादा, और ऊपर से काम का बर्डन तो उतना ही है ना। और आपको पता है कि एनर्जी जब शरीर में कम होती है और फिर काम बहुत सारा है तो आदमी क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली चिड़चिड़ा होगा, है ना। तो इसमें उनका कोई रोल नहीं है बेटा। तो एक काम करें, उनसे उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन है। मदर्स डे आता है हम उनको और मोटिवेट करने के लिए बना देते हैं मदर्स डे, और उनमें ले जाकर ये दे देते हैं गिफ्ट कि अब तुम जो है पूरे साल 364 दिन फुल एनर्जी से आप काम करना। ये बहुत मतलब गलत तरीका है मुझे लगता है। मदर्स डे पे गिफ्ट लेना ले जाके देने से बेहतर है कि आप उनकी डेली हेल्प करें। हो सके तो 15 मिनट आप अपना काम तो खुद कर लें, एंड पापा को भी ये समझाएं कि जो घर के काम होते हैं उनमें नहीं, घर के काम नहीं करने, एटलीस्ट आप अपने अपने काम खुद कर लो। अपने कपड़े, वॉशिंग मशीन आजकल तो फुल ऑटोमेटिक आ गई, तो अपने कपड़े तो खुद धो ही सकता है आदमी, खुद सुखा सकता है। आयरन खुद से नहीं होता तो बाहर ले जाके कहीं दे दो, कितना होगा 100 रुपया। उस पर्सन की जीवन तो एग्जॉस्ट नहीं होगा ना। आपके लिए 100-200 रुपया इंपॉर्टेंट है कि उस आदमी की कोई वैल्यू है जीवन की, है। तो ट्राई करें, आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठा लें। पापा को भी समझाएं कि एटलीस्ट कुछ नहीं होता तो अपनी मदद तो, और कभी अब तो चलो आपको टाइम नहीं मिलेगा, बट अपने छोटे भाई बहनों को ट्रेन करें, भले वो 6-7 क्लास में, तो एटलीस्ट कम से कम प्याज काटना, टमाटर काटना, धनिया साफ़ करना, इतना काम तो मदद करवा सकते हो ना आप, है। आप इतना काम करके देखना, फिर मम्मी कितनी खुश रहती है घर में। तो उनको मदर्स डे के गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, उनको आपकी मदद की ज़रूरत है। चलो आ जाते टॉपिक। तो ये हमारे पास क्या था, न्यूरो ट्रांसमीटर था। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है ज्ञान के साथ। चलो बाय बाय।